हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जय शुक्ला। एक बार फिर से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है, आईवीएफ का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, इससे हमको क्या क्या समस्याएं आती हैं। मतलब ऐसी चीजें जो आईवीएफ ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई है, जिस वजह से हमको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा आपको ये एक्सप्लेन करने की। एक चीज को आप अपने अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, आईवीएफ इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट प्रोसीजर, बिकॉज इसमें हम लोग बहुत ज्यादा इंटरवेंशन नहीं करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट पूरी तरह से सेफ है। बट क्योंकि इसमें भी हमको ओवम पिकअप करते समय, अंडे निकालते समय एनेस्थीसिया देना होता है, एक तरह की छोटी सर्जरी होती है, तो सर्जरी से जुड़े हुए सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना होती नहीं है। लेकिन अगर हम बॉडी के अंदर जा रहे हैं बाहर से, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट उसका जरूर होता है। उन्हीं इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं दोस्तों, टोटल 7 प्रकार की चीजें देखी जा सकती है, जो कि बहुत कॉमन नहीं है, बहुत रेयर है। सबसे पहली चीज जो आईवीएफ स्टिमुलेशन कोई भी डॉक्टर करता है या कोई भी पेशेंट करवाता है, जो हमको सबसे बड़ी चिंता होती है कि किसी भी पेशेंट को OHSS नहीं होना चाहिए, ओवेरियन हाइपर एक्टिविटी स्टिमुलेशन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, OHSS को हम लोग को अवॉइड करना होता है। तो इसीलिए हमेशा थोड़ा सा अंडर स्टिमुलेट, या अगर कोई पीसीओडी या जिसका एएमएच बहुत ज्यादा है, तो डोज कैलकुलेशन बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ओएचएसएस में होता क्या है? ओएचएसएस में जनरली ओवरीज में ढेर सारा फॉलिकल्स होते हैं, पानी ज्यादा भरा होता है, और ऐसे में हम लोग ओम के बाद देखते हैं कि पेशेंट को एडिमा हो जाता है, बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में फ्लूइड जमा होने लगता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, एब्डोमेन फूल जाता है, पेशाब निकलने में दिक्कत हो जाती है। तो बेसिकली अगर इसको ठीक से मैनेज नहीं करते हैं, तो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। अच्छी बात यह है दोस्तों कि आजकल की एडवांस मेडिसिन और टेक्नोलॉजी की वजह से OHSS का जो इंसिडेंस है वो काफी कम है, वो बहुत कम है। तो जो भी सावधानी पूर्वक इसको करता है, हम लोग OHSS आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। मैं खुशी से भगवान की बहुत कृपा से ये कह सकता हूँ कि अभी हमारे इसमें कोई भी इस तरीके का केस नहीं आया है। माइल्ड कोई कभी कभी फील होता है कि पेशेंट बोलता है पेट में दर्द हो रहा है, वो इजिली मैनेज हो सकता है। कई सारे ऐसे आईवी फ्लूइड्स हैं या कंसंट्रेटेड फ्लूइड्स हैं जो लगाकर हम लोग उसको मैनेज कर देते हैं। बट यस, हम लोग को इसमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। इसके बारे में अपने डॉक्टर से हमको डिस्कस करना चाहिए। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है जो आईवीएफ ट्रीटमेंट से रिलेटेड हम मान सकते हैं, जो होता है, लेकिन दो इसके इंसिडेंट है। दूसरी चीज है जिसको हम एज ए आईवीएफ सेंटर अच्छा नहीं मानते हैं, दैट इज मल्टीपल प्रेगनेंसी। हमारा जनरली टारगेट होता है कि हम सिंगल प्रेगनेंसी टारगेट करें, बट बिकॉज ऑफ इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल फैक्टर और एज पर गाइडलाइन हमको अलाउ है 2 से 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन एज एंड नंबर ऑफ एम्ब्रियोज एंड क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो। तो उस वजह से मल्टीपल प्रेगनेंसी का भी एक रहता है कि ट्विन प्रेगनेंसी या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी, इस तरह के बिजनेस हो सकते हैं। तीसरा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी डर होता है कि जब हम ट्रांसफर करते हैं तो उसके बाद कोई प्रेगनेंसी अगर ट्यूब में चली गई या यूट्रस में नहीं है, कहीं और इम्प्लांट होती है, तो उस केस में भी आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। चौथी चीज है कि आईवीएफ में ज्यादातर देखा गया है ओल्डर एज में, मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में प्रेगनेंसी आ भी जाती है तो भी अबॉर्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर पेशेंट को डायबिटीज है तो, या जेस्टेशनल डायबिटीज होती है, या इस तरह की कोई बात होती है, तो हम लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि इसमें ओल्डर एज में मिसकैरेज की संभावना हो सकती है। उसके अलावा कभी कभी ये देखा गया है कुछ केसेस में कि ओवरीज से जब हम लोग लिक्विड निकालते हैं तो ओवेरियन टॉर्जन, ओवेरियन ट्विस्टिंग भी हो सकती है, जो भी एक इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, ये एक कॉमन कारण हो सकता है पोस्ट ओपीयू या आईवीएफ के ट्रीटमेंट में। इसके अलावा इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस,
एक ये भी बड़ा फैक्टर होता है कि इस पूरे दौरान जब जितने भी आपको इंजेक्शन लगे हैं और जब आपका ओवन पिकअप का ऑपरेशन हुआ या उसके बाद जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ, तो पेशेंट को स्ट्रेस, एंग्जाइटी इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। तो इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है या एक साइकोलॉजिकल इशू भी इसमें हो सकता है। इसको आईवीएफ ट्रीटमेंट का कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा जो भी हम मेडिकेशन, हार्मोनल मेडिकेशन दे रहे हैं, थोड़े बहुत उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, लाइक हल्का फुल्का बॉडी वेट गेन, समटाइम हॉट फ्लैशेस, स्वेटिंग, इस तरह के नॉर्मल हो सकते हैं। बट चूंकि ये हार्मोन्स हैं, तो ये शॉर्ट एक्टिंग दवाइयाँ होती हैं, तो इनके इफेक्ट लॉन्ग टर्म नहीं। इसके अलावा कहीं किसी ने बोला हुआ है या लिखा हुआ है, बट इट्स नॉट प्रूवन, कि कुछ लोग कहते हैं आईवीएफ के बाद ओवेरियन कैंसर के भी कारण हो सकते हैं, जबकि ऐसा दोस्तों अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। तो समराइज कर देते हैं, पोस्ट आईवीएफ ट्रीटमेंट हम ये 9 तरीके के कारणों से पूछ सकते हैं। इसमें सबसे पहला कारण होता है ओएचएसिस, जो हमको अवॉइड करना चाहिए और इजीली अवॉइडेबल है। दूसरा कारण होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी, कारण कह रहा हूँ जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है मल्टीपल प्रेगनेंसी। तीसरा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। चौथा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है मिसकैरेज। पांचवा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ओवेरियन टॉर्जन या ओवेरियन ट्विस्टिंग। छठा कारण हो सकता है कोई ब्लीडिंग, इन्फेक्शन वगैरह। सातवां इमोशनल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आपको हो सकता है। जो आठवां कारण हो सकता है कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए जो आपको मेडिसिन दी जा रही हैं उनके कोई साइड इफेक्ट हो। और नवा कारण हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा ही रेयर है या अभी तक प्रूवन नहीं है, एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ओवेरियन कैंसर की संभावना भी हो सकती है। तो ये सारे कारण बड़े आसानी से मैनेज है। ओवरऑल आईवीएफ इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर, सेफेस्ट सर्जिकल प्रोसीजर। ये बिल्कुल पूरी तरह से लगभग सेफ है। नॉर्मल ऑपरेशन से जुड़े हुए जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हम इसमें मना नहीं कर सकते, बट एज पर एक्सपीरियंस पिछले 18 साल से जो हम आईवीएफ यहाँ कर रहे हैं, आईवीएफ का प्रोसीजर बिल्कुल पूरी तरह से सेफ है।